अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इसमें जामिया ऑफिशियल। आज सोमवार है 20 जुलाई 2026 और ये हमारा सुबह का व्लॉग जो कज़े ताखीर के साथ आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। और वजह ऑब्वियसली मेरे पीछे का मंजरनामा है। जब ऐसा मंजर हो तो फिर वक्त की कैद से इंसान बाहर निकल जाता है। अर्ज़ ये है कि आज आपसे दो चार बड़ी बातें करनी है। एक तो फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के हवाले से कि स्पेन की जीत के ऊपर इसराइल में और अमेरिका में सफ़े मातम क्यों बिछा है और फ़लस्तीनी क्यों खुशी से निहाल हैं स्पेन की जीत के ऊपर। हम बात करेंगे जीतने वाली टीमों को मिलेगा क्या रकम की सूरत में। ज़्यादा बात, बाकी कमेंट्री आप सुन चुके हैं। आपसे कल शाम को अर्ज़ की थी कि जो गुजरी रात है ये अरब ममालिक के लिए ईरान की जानिब से बड़ी तल्ख होगी, क़यामत खेज़ होगी। उसका सबूत और अमेरिका अब एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 फौजियों के मारे जाने की तस्दीक क्यों करने पर मजबूर हुआ। मुज़ाकरात के हवाले से एक अहम शख्सियत ईरान की अगले 24 से 36 घंटों में पाकिस्तान आ सकते हैं, ब्रेक थ्रू होगा या नहीं। और फिर बिलखुसूस हज़रत मौलाना फजल रहमान जो एक नहीं बल्कि 10 कदम क्रीज से आगे जा चुके हैं। तो इसके पीछे जो कहानी है वो समझने की लोग कोशिश करें। कल मुख्तसर मैंने अर्ज़ की थी रबे लफ्ज़ों में, लेकिन आज इसे दोबारा खोलने की कोशिश करते हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोई $50 मिलियन मिलते हैं फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल की जीतने वाली टीम यानी स्पेन को। 1-0 से उन्होंने मैच हराया, डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। और ये बनता है कोई 14 अरब रुपए पाकिस्तानी। नंबर 2 पे रनर अप यानी अर्जेंटीन को मिलेंगे कोई $33 मिलियन यानी 9.17 अरब पाकिस्तानी रुपए। नंबर 3 पे आने वाली टीम को मिलेंगे कोई 29 मिलियन यानी 17 अरब रुपए, 18 अरब रुपए। और नंबर 4 को मिलेंगे 17 अरब यानी 27 मिलियन। क्वार्टर फाइनल खेलने वाली हर टीम को 5 अरब रुपए यानी 19 मिलियन। तो अच्छी खासी रकम है। देखने से ताल्लुक रखता था कि जब स्पेन मैच जीता, फुटबॉल वर्ल्ड कप उठाया, तो हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जब फीफा के इंतजामिया के साथ गए स्टेज पर, तो वो गर्मजोशी नहीं थी उनके यहाँ। ऐसे लग रहा जैसे कोई मजबूरन किसी ने भेजा पैन जाके ट्रॉफी दे के आओ। अर्जेंटीन यहाँ होता तो शायद वो अपना रिवायती डांस भी करता। अर्जेंटीन की बात मैं इसलिए बार बार करता हूँ कि हमारे कई दोस्त जो बड़े अर्जेंटीन के लिए मेसी के फैन है, उनको बड़ी तप चढ़ती है जब उसके ऊपर तनकीद की जाती है। बात यह है कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर या उनके वज़रा जब अर्जेंटीन की जर्सी उठा के उसकी हिमायत का ऐलान करें, तो भाई पूरी दुनिया जो है उसका कॉन्शियस, उसका ज़मीर कहीं और खड़ा है। स्पोर्ट्स पर पीछे रह जाता है, मैदान कहीं और रह जाता है। और अर्जेंटीन पूरे वर्ल्ड कप में मुतनाज़िर रेफरी के फैसले, खास बगल बच्चा लाडली टीम के साथ तरह खेल रही थी। कल के मैच में नथ डाली फिर स्पेन ने। जो इनका नुस्खा था अर्जेंटीन का कि आखिरी 10-15 मिनट में 2-4 गोल करने हैं, पहले नॉर्मल खेलना है, बांध के खेलना है, वो भी नाकाम हुआ। स्पेन तगड़ी टीम थी। इनका मुकाबले पूरे वर्ल्ड कप पे तगड़ी टीमों के साथ नहीं हुआ। टॉप 10 के साथ तो ये खेले ही नहीं शुरू के मैचेस में। आके मेरे ख्याल है सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल में इनको टीमें अच्छी मिली हैं। सेमीफाइनल में उससे पहले तो कोई अच्छी टीम, टॉप 10 टीम नहीं मिली हुई, ऑन रिकॉर्ड है देखने। बहरहाल वो जमाल अमीन जो 19 साल स्टार है स्पेन का, मुसलमान, उसने वहाँ पे सजदा रेज हुआ। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये होती है कि वो चल के गया, मेसी से मिला। सो दिस इज व्हाट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इज। जितने भी लोग ये मेसी अर्जेंटीन कर रहे थे, मैं उनसे एक ही सवाल पूछा हूँ, नाम है। वजह बड़ी सादा सी है भाई। पेड्रो सैंचेज जो स्पेन का प्राइम मिनिस्टर है, ये वाहिद बंदा है जिसने कहा कि हमने अड्डे नहीं देने अमेरिका को जंग के दौरान ईरान के खिलाफ। ये वो बंदा जो कह रहे हैं जंग गलत है। ये वो बंदा है जो इसराइल के वज़ीर आज़म के जंगी जराइम के ऊपर खुलकर बात करता है और उनके खिलाफ कार्रवाई की बात करता है। इसीलिए फ़लस्तीनी खुशी से नहार। अहले फ़लस्तीन को कुछ ना मिला तो वो लोग जो उनके हक में बात कर रहे हैं, उनकी टीम की जीत के ऊपर सेलिब्रेट कर रहे हैं। देख लें आप जाके विजुअल्स, पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। और इसराइल में, अमेरिका में, अर्जेंटीन में, इनके हामी ममालिक में से जैसे सफ़े मातम बिछी हुई है। भाई ठीक है, जीत चुकी है आपकी टीम 3 बार वर्ल्ड कप। 2010 के बाद दूसरा वर्ल्ड कप स्पेन की टीम जीती है। यंगस्टर टीम, कमाल की टीम, और कमाल कर दिया। डिटेल अब खत्म करते हैं, आ जाते हैं आगे जो इराक की और कुवैत की, बहरीन की सूरत हाल रही। क्योंकि कल मैंने व्लॉग में कहा था कि गुजरी रात आपके इनके लिए क़यामत खेज़ हो सकती है। ऐसा हुआ है। एक तो मुझे लगता है कि ईरान ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी धमकियां दे के टू टेस्ट द वाटर्स, ये कहानी भी चेक की। दूसरा, मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही। अमेरिकी सदर बार बार, अमेरिकी सेंटकॉम बार बार, उनकी इंतजामिया बार बार कह रही है कि हमने सदर्न ईरान में जो ईरान की हमला करने की सलाहियत है, ये इनके पास जो मौजूद मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन्स या दीगर सलाहियतें हैं, वो खत्म कर दी हैं, कमर तोड़ दी है। तो मेरा सादा सा सवाल है इस जंग को फॉलो करने वाले लोगों के सामने कि फिर ये आए रोज ईरान कैसे कुवैत, बहरीन, कतर, उर्दन और दीगर ममालिक में अमरीकी बेसिस जहाँ पे आला नस्ली डिफेंस सिस्टम नस्ब किया गया है, वहाँ ईरान कैसे मैनेज करता है हमला करने के लिए? कौन सी जादू की उनके पास छड़ी है? इसका मतलब है कि अमरीकी दावे दुरुस्त नहीं है। नुकसान जरूर पहुंचे लेकिन दुरुस्त नहीं है। और ईरान के पास अभी बेसिस लाइट मौजूद है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे अर्ज कर देता हूँ। एक तो अमरीकी इंतजामिया ने यानी सेंटकॉम, ये फ्लोरिडा टांपा में इनका हेडक्वार्टर है, टांपा बे के करीब, वहाँ से ऐलान जारी करते हैं। उर्दू में भी अब ट्वीट करते हैं, इंग्लिश में भी। इन्होंने तस्दीक किया कि 17 जुलाई को जो उर्दन में ईरानी हमला हुआ था, उसमें 2 नहीं बल्कि 3 अमरीकी फौजी मारे गए थे। 2 बराह रास्त, और कहते हैं तीसरे की जिस्म की बाकियात हमें खाक में मिली है, वहाँ पे एशेज में मिली हैं। फिर ये बताते हैं, एक नई जो खबर उन्होंने दी, खुद तस्दीक की कि शुमाली इराक में एक अमरीकी फौजी मारा गया 18 जुलाई को। यानी मजमूई तौर पर इन 2-4 दिनों में 4 अमरीकी फौजी हैं जो मारे गए हैं। शनाख्त अलबत्ता इन्होंने इसकी जाहिर नहीं की। कहते हैं जी अहले खाना के ताज़ीम में या उनकी फरमाइश में हम शनाख्त जाहिर नहीं करें। बहरहाल 9th कंसेक्यूटिव ये नाइट थी जब ईरान के ऊपर अमरीकी हमले जारी रहे और जब ईरान ने जवाब जारी रखा, बिलखुसूस खलीजी ममालिक की बेसिस के ऊपर। ईरान का एक सूबा है किरमानशाह, वहाँ सुबह सवेरे कुछ 7:13 पर ज़ल्ज़ला आया तो खबरें ऐसी फैली कि एज़ इफ़ कि बहुत बड़ी कार्रवाई डल गई है, या कोई जौहरी प्लांट या कोई ताबकारी समझ रहे हैं, या फिर तजुर्बा कर दिया ईरान ने। इस तरह की कुछ अफवाहें सोशल मीडिया पर फैली। अब जब मैं आपसे दिन चढ़े मुखातिब हूँ तो मालूम होता है कि ये कोई उज़ावान नामी इलाका है, उससे 5.8 किलोमीटर दूर था। 5.2 इसकी शिद्दत थी और ये ज़ल्ज़ला ही था, कोई तजुर्बा या कोई हादसा वहाँ पर नहीं हुआ। अब ईरान ने क्या किया? ईरान ने रात के दोबारा अली सालम जो कुवैत की एयरबेस है अमरीकियों की, वहाँ पे जो अमरीकी USMQ-9 ड्रोन्स हैं उनको ठोका है। बहरीन में सारी रात सायरन बजते रहे हैं और उर्दन में भी ईरान ने हमले किए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ईरान को तो ये मालूम है कि अमेरिका की बेसिस इस खित्ते में कहाँ कहाँ मौजूद है। एक, उन्हें ये मालूम है ड्रोन्स कहाँ पे हैं, हैंगर्स कहाँ हैं, जहाज़ों के असलहा, एमुनिशन और फौजी कहाँ हैं।
तो वो उन जगहों को टारगेट कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड अमेरिका के पास ये मालूमात होने के बावजूद ईरान की जो सलाहियत है, मूवेबल लॉन्चर्स, मूवेबल एसेट्स और जगह जगह ऐसी तनसीबात कि आप एक को हिट करेंगे वो दूसरी का इस्तेमाल करेंगे, तीसरी का इस्तेमाल, ये उनको है एडवांटेज। मैं ये बात ये करूँ कि अमेरिका के जो सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो, वो अब ये कहने पर मजबूर हुए हैं, जो सबसे पहले मैंने AFP की खबर देखी, वो फरमाते हैं कि जी ग्लोबल पावर्स को बर्डन शेयर करना चाहिए टू प्रोटेक्ट स्टेट ऑफ हॉर्मस की तहफ़्फ़ुज़, और वहाँ से शिपिंग के लिए आलमी जो ताकतें हैं उन्हें ताउन करना होगा। अगर अमेरिका का सेक्रेटरी खारजा ये बयान दे रहा है तो इसका मतलब है एक बार फिर अमेरिका तनहा 8 जुलाई से शुरू हुए हमले आज 20 जुलाई हो चुकी है, इन 12 दिनों में वो मकासद हासिल नहीं कर सका जिसका उसे इंतजार था। जब भी वो एक बार फिर आलमी कुव्वतों से कह रहा है कि आप आएँ, आपने हुर्मुज़ में हमारा साथ दें। पहले भी ऐसे हुआ और अब दोबारा हो रहा है। यही वजह है कि मैंने देखा है अब्बास इराक़ची साहब का एक इंटरव्यू था, वो ज़रूरत पे जोर दे रहे हैं मुज़ाकरात के ऊपर, क्योंकि मुज़ाकरात के हामी जो गिरोह हैं उनमें से उनका ताल्लुक है, लेकिन वो साथ कह रहे हैं कि तब जंग बंद करेंगे जब ईरान का अपर हैंड साबित होगा। पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हम बात करेंगे। एक मैंने आपको कहा था कि सिकंदर मोमनी साहब हैं जो वज़ीर दाखिला हैं ईरान के, ये पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, गो के दावत मोहसिन नकवी साहब की पुराने दौरों के तनाजुर में, लेकिन अहम इसलिए हो जाएगा इनका दौरा कि इनके साथ दीगर वजारतों के अहम लोग भी आ रहे हैं। सिकंदर मोमनी वज़ीर दाखिला के अलावा जो ईरान की टेक्निकल मुज़ाकरात को हेड करने वाले लोग हैं उनके नुमाइंदा हैं, उनको हेड करते हैं। एक तो होता है ना जो खारजा उमूर को देखने वाले बाकर कालिबाफ साहब, अब्बास इराक़ची, दीगर जो मरकज़ी टीम है, जो टेक्निकल टीम है उसको हेड करते हैं, इनके साथ दीगर वजारतों के ज़िम्मेदार भी आ रहे हैं। तो ये सिर्फ दाखिला के अमूर या पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात के ऊपर तो गौर करने नहीं आएंगे। ऑब्वियसली अगर बाकी लोग इनके साथ आ रहे हैं तो मुज़ाकराती बातचीत पाकिस्तान लाजमी यहाँ करेगा इनके साथ। वो कि पाकिस्तान ने, मैंने कल आपको बताया था कि पोजीशन इख्तियार की है कि फरीकैन एग्जॉस्ट हो लें तो मुज़ाकरात की पोजीशन ऑटोमेटिकली बन जाएगी। ईरान से एक और अफसोसनाक खबर यह है कि पहली बार तबरेज़ में रात को हमला किया है अमेरिका ने। ये नॉर्थ वेस्ट में बनता है तबरेज़ ईरान के। बुशहर और हरमुज़गान पर भी हमले जारी रहे हैं। तस्नीम ने यह बताया है कि जुनूब मगरिब में पावर सप्लाई का जो प्लांट था उसको टारगेट किया गया है, इसीलिए ईरानी हुकूमत बार बार कह रही है कि कम बिजली इस्तेमाल करें। ईरान ने एक और दावा किया, उन्होंने जो उर्दन की अकबा एयरपोर्ट थी वहाँ जो हमला किया तो उसके सबूत के तौर पर वो कह रहे हैं कि उन्होंने असल में 2 अमेरिकी तैयारे वहाँ तबाह किए हैं, एक USC-17 ट्रांसपोर्ट प्लेन जो है और एक P-8 एयरक्राफ्ट। ये ईरान दावा कर रहा है IRGC के मुताबिक उन्होंने जो उर्दन पर हमला किया था अकबा एयरपोर्ट पर, उस नतीजे में 2 अमेरिकी तैयारे उन्होंने तबाह किए। जाने से पहले हज़रत मौलाना फजल रहमान, देखिए साहब बात यह है, हज़रत मौलाना फजल रहमान उन चंद एक लोगों में से हैं जो पुराने कदीमी और वाक़फ़ान हाल हैं। वाक़फ़ान हाल समझते हैं, ऊपर भी, नीचे भी, दाएँ भी, बाएँ भी, और हमसाए ममालिक के अंदर भी। एक सुनगुन या एक तबसरा या एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हज़रत मौलाना फजल रहमान इस कदर आगे आ गए हैं, एक नहीं 10 कदम करीब से बाहर निकल के, तो ये जो एक सफ़ा है वो पाट रहा है। तो एक सफ़ा इस तरह से बिल्कुल पाटा करता है, इसके माजी में मसाले मौजूद हैं, लेकिन सवाल पैदा होता है कि इस वक्त नौबत क्या आई है कि जो एक सफ़ा पढ़ा जाए, और वो भी बज़रिया हज़रत मौलाना फजल रहमान। और मौलाना फजल रहमान के साथ जो PDM बनने के बाद हुआ और जो PDM की पहली हुकूमत के दौरान हुआ और जो बाद में हुआ, तो मौलाना तो एक मर्द मोमिन है, वो एक सुराख से दूसरी या तीसरी बात क्यों डसे जाएंगे? वो के 73 के इनके तनाजुर में गुंजाइश निकल सकती है, लेकिन मेरा सवाल बड़ा सादा है, उसका जवाब आप दें। बातें वो क्या कर रहे हैं, ये कहानी फिर सही सादा सी बात कि जो लोग कह रहे हैं कि सफ़ा पाट रहा है और ये मौलाना सियासी जमातों की आशीर्वाद के साथ खरी खरी सुना रहे हैं, कुछ होने वाला था जिसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तरामीम रोकी जा रही हैं, बंदोबस्त नहीं आ रहा था उसको रोका जा रहा है, अनगिनत कहानी है। मेरा बड़ा सादा सवाल है, मौलाना के साथ मिलकर नून लीग अपोजिशन ने जद्दोजहद की खान साहब के खिलाफ, जलसे हुए, मौलाना उनकी क़यादत करते थे, उनके सरबराह थे, ये तमाम रहनुमा उनकी हाथ चुमा करते थे। फिर मौलाना के साथ क्या हुआ, दगा दिया गया। फिर PDM की जब पहली बार गवर्नमेंट बनी फिर क्या हुआ, दगा दिया गया, और बाद में क्या हुआ वो आपके सामने। तो क्यों कर हज़रत मौलाना इन्हीं लोगों के कहने पे कोई ऐसी तहरीक बर्पा करें, क्योंकि वो मुल्क की एहतजाज करना चाह रहे हैं मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस के हंगाम। मेरा ख्याल है कि हज़रत जो हैं वो कुछ दायरे से बाहर निकले हैं और पहली बार निकले हैं। गैर मुनासिब मामला था शोहदा का, बस बाकी अपने पर्सनल स्कोर्स, मुक़्तदरा के मामला, सियासतदानों के मामला, तो उस पर खुल के कमेंट्री करते। शोहदा का मामला एक जज्बाती मामला होता है, उनके अहले खाना से जाके बात करें, जिनके बच्चे कुर्बान होते हैं इस मुल्क, मेरे लिए, आपके लिए, हज़रत मौलाना फजल रहमान के लिए। तो वहाँ मेरा ख्याल है ओवर स्टेपिंग है और डेफिनेटली है। बाकी जो मामला इससे जुड़े लोग कह रहे हैं कि जी इसके पीछे ग्रैंड स्ट्रेटजी है, बड़े दिमाग जो अपोजिशन के, बड़े दिमाग जो अपोजिशन के कौन रह गए? मियां नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब क्या कर रहे हैं? कौन सा किरदार अदा कर रहे हैं? शहबाज साहब टिच बटनों की जोड़ी की तरह ऊपर बैठे हैं, उनका सेटअप सब ओके है, पूरी काबीना बदली जा सकती है, निज़ाम इधर से उधर हो सकता है, वो वहाँ पे टिच बटनों की तरह बैठे हुए हैं। तो मियां नवाज हूँ या आसिफ अली जरदारी हूँ, आई थिंक उनके अपने पोर्टफोलियो, कद काट, किरदार अपनी जगह है, बट समझने की बात है, को माने या ना माने, क्या गेम इन्होंने लगानी है? गेमें लगाई होती तो ये हाल होता है इनका अपना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।